Yeah, so we will be discussing about the part 1 of the Indian Constitution, which has Article 1 to Article 4. Then we will talk about the demands that were raised by different states of India after independence and how were different states formed. उस डिमांड को कैसे रिएक्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट करा स्टेट्स की डिमांड को लेकर के। और कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीन बहुत ही डिबेटेड और बहुत ज्यादा बात होती है। ये स्टेट है, इनका इंटीग्रेशन कैसा हुआ, कैसे हुआ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इवन आई हैव वेंट अप टू मेकिंग स्लाइड्स कि महाराष्ट्र कैसे डिवाइड हुआ, गुजरात कैसे फॉर्म हुआ, मैंने सब कुछ बनाया है। बट आई विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट एवरी स्टेट। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेट्स को डिस्कस करूंगा, बाकी चीजें स्लाइड में मैंने बना दी है। स्लाइड 42 पेजेस की स्लाइड है ये। आई विल शेयर इट विथ यू, आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैं अभी डिस्कस कर लूंगा। सो आई एम स्टार्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वो खुद ही कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of state. Now, and the other line reads, the territory of India shall consist of the territories of the states, the union territories, and any territory that may be acquired. तो ये कह रहे हैं कि पहली बात, अगर आप पहला लाइन पढ़ें, इंडिया दैट इज भारत, सो इट सिग्निफिकेंट। अगर मैं इस आर्टिकल 1 को ब्रेक करूं और वी शुड थिंक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर आर्टिकल, देन वी विल कम टू नो दैट देयर आर majorly two things that is stated in this particular article. सबसे पहले क्या चीज है? The very first thing is India, that is Bharat, which means that it has two names. Our country has two official names mentioned in the Constitution of India. That is India as well as Bharat. लोग हिंदुस्तान बुला लेते हैं, बहुत सारे नाम दे देते हैं, लेकिन actually में the name mentioned in the Constitution of India is that we have two official names. One is India and one is Bharat. Now the question is कि दो नाम क्यों हैं? There should be one name. Why is there two names? So when the Constituent Assembly debates are going, तो कुछ लोग इंडिया के फेवर में थे एंड सर्टेन लोग चाहते थे कि नहीं, इसका नाम भारत होना चाहिए। तो वहां पे एक एनोनिमस डिसीजन नहीं ले पाए, सब मिलजुल के एक डिसीजन पे नहीं आ पाए, तो इसलिए कहा गया कि चलिए लेट्स अडॉप्ट बोथ द नेम्स। सो इंडिया वुड बी नोन एज इंडिया ऑल्सो एंड एज वेल एज भारत। So we have two names. तो ये चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। सेकेंडली क्या हुआ कि इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। नाउ व्हाट इज यूनियन ऑफ स्टेट? यूनियन ऑफ स्टेट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, दो चीजें होती है, फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन ऑफ स्टेट। आपको दोनों का मैं डिफरेंस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात करी है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जहां शेयरिंग ऑफ पावर होती है। हमने कल बात करी थी। वी टॉक दैट इन फेडरेशन देयर आर टू और मोर देन टू गवर्नमेंट्स। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक यूनियन गवर्नमेंट है, तो फेडरेशन होगी। बट फेडरेशन जनरली क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स द फेडरेशन ऑफ स्टेट, बट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन ऑफ स्टेट? इसका डिफरेंस मैं बताता हूँ। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब कि सारे स्टेट यूनाइटेड है इंडिया में, दे आर इंटीग्रेटेड, दे कांट सिसीड अवे फ्रॉम इंडिया। ऐसा नहीं है कि वो कल को कह दे दैट वी वांट टू गो अवे फ्रॉम इंडिया, अब हम रह लिया। कल को सपोज इफ पंजाब डिसाइड्स दैट वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एनी मोर, सो इट कांट हैपन। ऐसा नहीं हो सकता इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। बट अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। दे हैव बिकम फेडरेशन by coming into agreement among themselves। वो सब छोटे छोटे स्टेट मिलके एक अग्रीमेंट बनाए और फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स बनाए। यूनाइटेड वर्ड पे गौर करिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दे गॉट यूनाइटेड, डिफरेंट स्टेट्स गॉट इन यूनाइटेड थ्रू एन अग्रीमेंट। तो अब वो अग्रीमेंट कोई किसी से साइन करता है तो ही कैन विड्रॉ दैट अग्रीमेंट टू। तो हो सकता है कल को अमेरिका की कोई स्टेट कहे दैट आई वांट टू secede, आई वांट टू गो अवे फ्रॉम अमेरिका, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट जो है वो अमेरिकन फेडरेशन छोड़ सकता है। बट इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया को कहते हैं इंडिया इज द इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रिक्टेबल। इसका डिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते आप, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको आप निकाल नहीं सकते। सो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट फ्रेज यूज करने का दो मतलब था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये किसी अग्रीमेंट से नहीं बना है। एज फॉर देयर आर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, सो इट इज मेड बाय एन अग्रीमेंट। बट इंडियन यूनियन इज नॉट मेड बाय एनी अग्रीमेंट। ऐसा तो नहीं था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश और ऐसे स्टेट्स एक अग्रीमेंट में आए, दे फॉर्म्ड एन अग्रीमेंट दैट यस वी आर गोइंग टू फॉर्म एन इंडिया। नो, India was already there. We formed Himachal Pradesh. We formed the territory of Bihar.
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड झारखंड एंड बिहार. तो इंडिया ने, आप समझ रहे हैं सुपीरियर कौन है यहाँ? यूनियन ज्यादा सुपीरियर. यूनियन ने स्टेट्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में आसानियों इस हिसाब से डिवाइड कर रखा है. इट इज नॉट द केस कि स्टेट खुद एक अग्रीमेंट में आके यूनियन बनाई है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में होता है. सो आई होप आई एम प्रीटी मच क्लियर विद आर्टिकल 1 that India is a union of state which has two meanings. First of all, that it is not a federation like American Federation, means it has not been formed by any kind of agreement. किसी agreement से states के agreement से India form नहीं हुआ है कि 4 state मिलके आए, उन्होंने एक agreement करा और एक country बना दी. नहीं, there was already a country and in that country there are states which is. तो next दूसरा रीजन क्या है इसका? ये मतलब है दैट इंडियन यूनियन इज इंडिस्ट्रिक्टेबल. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ही आर्टिकल कहती है कि वी आर इंडिस्ट्रिक्टेबल. ये मेंशन नहीं है, मैं इसका मीनिंग इन्फर कर रहा हूँ. यूनियन से मतलब है इंडिस्ट्रिक्टेबल है क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, आप निकल नहीं सकते. अगर कल को कोई पर्टिकुलर स्टेट चाहे, केरल चाहे दैट वी वांट टू मर्ज विद श्रीलंका, सो ऐसा कोई डिमांड आपका फुलफिल नहीं कर सकते. या फिर पंजाब का वी वांट टू मर्ज विद पाकिस्तान, कोई अपने नेबर कंट्री में मर्ज होना चाहे, तो ऐसा कोई वो प्रोसीजर नहीं है कि स्टेट ऐसा कर सकता है. स्टेट्स कांट डू दिस थिंग, बट पार्लियामेंट के पास कुछ पावर हैं जो इसी पार्ट में हम बात करने वाले हैं. तो आज जो हम पावर्स की बात करेंगे वो सब टेरिटरी से रिलेटेड है. जो टेरिटरीज है इंडिया की मेनली उससे रिलेटेड है. अच्छा, आर्टिकल 1 में एक चीज और कही गई है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरी एंड एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड. तो 3 तरीके की चीजों में पूरा इंडिया आ जाता है. If I will divide in 3 parts. First of all, the territories of the states. मतलब जितने स्टेट हैं इंडिया में उन सब की टेरिटरी मिला लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मींस इंडिया शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स. जैसे उत्तर प्रदेश इज अ स्टेट, बिहार इज अ स्टेट, दिल्ली तो स्टेट नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, महाराष्ट्र इज अ स्टेट, हिमाचल प्रदेश इज अ स्टेट. तो ऐसे स्टेट्स की टेरिटरी. सेकंड, द टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज. अब यूनियन टेरिटरीज को भी उसमें आप मर्ज कर दीजिए, जैसे दिल्ली को, जैसे चंडीगढ़ को. तो आप स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज एंड प्लस एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड. या फिर फ्यूचर में अगर इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर कर लेता है, सपोज करिए कोई टेरिटरी बाहर की टेरिटरी ले लेता है, जैसे कि गोवा था, गोवा पोर्तुगीज के रूल में था, बाद में इंडिया ने अपने में लिया. सो एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर. तो इन तीनों चीजों को मिलकर ही इंडिया बनता है. क्या स्टेट, यूनियन टेरिटरी और एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर को छोड़ के कोई ऐसा पार्ट है इंडिया में, कोई ऐसी जगह है जो इस डेफिनेशन में ना आती हो? तो ऐसी कोई जगह आपको मिलेगी नहीं. There are states and there are union territories and there may be some territory that may be acquired in future. तो आर्टिकल 1 में चीजें क्लियर करने के लिए लिख दिया गया है that territory of India shall consist of this much things. So this was about article 1 of the constitution, which has 2 significance. Very first significance is that it talks about the name, that India has 2 names, India as well as Bharat, and also India is indestructible. India is not a result of agreement between states. India is a union of state, so states cannot secede, state cannot go away from this union. State खुद की मर्जी से नहीं जा सकता. पार्लियामेंट चाहे, अगर यूनियन चाहे तो कुछ होगा, वो क्या होगा हम उस पर बात करेंगे. बट अगर स्टेट अपनी मर्जी से चाहे एक बिल ले आए, दैट इज व्हाई देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर. सपोज अभी एक कोई पर्टिकुलर स्टेट का नाम मैं नाम नहीं लेता हूँ, कोई भी मान लीजिए एक स्टेट है इंडिया में XYZ. नाउ वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम बांग्लादेश में मर्ज कर देंगे अपने स्टेट को. और वहाँ की पब्लिक में भी ऐसा हो, उनका मन हो कि नहीं हम जाना चाहते हैं, और वो वोट कर दे. स्टेट गवर्नमेंट चुन के ऐसी आ जाए जो जिनका एक आइडियोलॉजी हो कि हम बांग्लादेश में मर्ज करना चाहते हैं, तो फिर तो वो ऐसे बिल कभी भी पास कर सकती है. दैट इज व्हाई देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर. गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वर्क करता है गवर्नर. ऐसा कोई बिल अगर पास होता है तो उसके लिए गवर्नर का तो एसेंट चाहिए. देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंट ऑफ द गवर्नर, एंड गवर्नर इज नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ एसेंट, because the day he will give this kind of assent, the international organization will recognize that particular state as an independent country. No, this is no more a part of union. So इसीलिए गवर्नर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नर लाया गया है कि स्टेट कोई ऐसा काम ना कर दे जो यूनियन के खिलाफ हो, जो यूनियन ने मना किया है, जो आप की जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, स्टेट कोई ऐसा काम ना कर दे. इसीलिए देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर. सो आर्टिकल 1 की मैंने बात कर ली. अब हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर. ये मैंने बात कर ली कि आर्टिकल में टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड एनी टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड. सिक्किम की भी इसमें एग्जांपल है. सिक्किम भी बाद में हमने एक्वायर किया था, इसकी भी स्टोरी हम आगे सुनेंगे. वेरी फर्स्ट शेड्यूल, आज मैं फर्स्ट शेड्यूल में क्या है ये भी आपको बता देता हूँ. द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज
नेम ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। मतलब हमारे सारे स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरीज का नाम है और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट मेंशन्ड है। क्या आप मुझे बता सकते हैं करंटली कितना यूनियन टेरिटरी है इंडिया में? करंटली चैट में मुझे बताइए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में कोई 2 यूनियन टेरिटरी अभी मर्ज हुई है, वो मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द स्लाइड में बताऊंगा। सो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है कि यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स के नाम और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट की वो कहां तक फैले हैं ये मेंशन है इन द वेरी फर्स्ट शेड्यूल। तो आपको पता चल गया पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात है, एंड शेड्यूल 1 में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट्स, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आपको कुछ ना समझ में आए मेरे को बताइए, अगर मैं तेज चल रहा हूं तो मैं थोड़ा धीमे चलूंगा, हम फिर से बात कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि बहुत लोग 9 कह रहे हैं, बहुत लोग 8 कह रहे हैं, यही तो मजा है, कुछ लोग 7 भी कह रहे हैं। सो 3 आंसर आए हैं मेरे पास। ये सेशन खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि 9 है या 8 है या 7 है। बहुत मैक्सिमम लोग 9 कह रहे हैं, मतलब तो मैं सरप्राइज, ज्यादा लोग गलत हैं, सही कम लोग हैं। सो अब 8 आना शुरू हो गया है। सो यस रेडमी, यू आर राइट, इट्स 8। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। So now let's talk about Article 2. Article 2 and Article 3 are very related, but they are different. क्योंकि वो काम एक तरीके का करते हैं, but उनका स्कोप अलग है। They perform similar kind of function, but they perform on different entity. जिसपे वो काम करते हैं वो अलग है। मतलब कि Article 2 talks about admission or establishment of new state. मतलब सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल में ही बता दिया गया है भैया बाहर की स्टेट को अगर आपको कंट्री में लाना है तो कैसे लाना है, हाउ टू टेक। जैसे कि अब गोवा इंडिया में आ गया, सिक्किम इंडिया में आ गया, अर्लियर इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया बट इट केम टू इंडिया ना। सो ये कहीं तो वैलिडिटी और सैंक्टिटी मिली होगी ना। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हैव गिवन दिस पावर टू द पार्लियामेंट दैट यस यू आर ऑथराइज्ड टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट और एडमिट न्यू स्टेट्स व्हिच आर नॉट in the Union of India. So Article 2 gives the power to the Parliament that Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and condition as it thinks fit. जैसे उसको सही लगे उस टर्म्स और कंडीशन में पार्लियामेंट नए स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एस्टैब्लिश कर सकता है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो एस्टैब्लिश भी कर सकता है और हम दे भी सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रोसीजर बहुत चेंज कर दिया है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आके ट्रिक कर देता है आपको। मैं बताऊं, आर्टिकल 2 जब भी आपको कोई नया स्टेट एडमिट करना है या इस्टेब्लिश करना है तो सिंपल मेजोरिटी से होता है। इट डज नॉट कम्स अंडर आर्टिकल 368 बाय सिंपल मेजोरिटी। एक सिंपल बिल कैसे पास होता है? मेजोरिटी है, बिल पास हो गया सिंपली। तो आप कोई नया स्टेट अगर यूनियन में एडमिट करना चाहते हैं सो यू नीड वेरी सिंपल मेजोरिटी, जितने 50% मार्क को आप अगर आप क्रॉस कर दे रहे हैं सो दैट बिल विल बी पास्ड। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अगर हमें कोई नया स्टेट लाना है तो उसमें आसानी हो, सुविधा हो, because there are many political party, political diversity, and they might have different opinion, so many parties may defect. That is why it has been kept that new states can be established only by simple majority. Simple majority से ही new states establish की जा सकती है। कोई ऐसा amendment लाने की जरूरत नहीं है। There is no requirement of bringing an amendment in order to establish new state. आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब आप अमेंडमेंट लाते हो ना तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर अलग है। उसमें मेजोरिटी दो तीन तरीके की अमेंडमेंट होती है। अलग अलग अमेंडमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ मेजोरिटी होती है। कभी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, कभी स्टेट से भी आपको असेंट लेना पड़ता है। तो दैट बिकम अ कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टास्क एज कंपेयर टू सिंपल मेजोरिटी। तो आर्टिकल 2 को सिंपल मेजोरिटी में रखा गया है, बस मेजोरिटी होनी चाहिए आपके पास पार्लियामेंट में। नाउ इफ देयर इज अ गवर्नमेंट वर्किंग देन इट मस्ट हैव सम काइंड ऑफ मेजोरिटी। कोई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो मेजोरिटी तो होगी उनके पास। तो आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। दो पावर है, एक यूनियन में आप न्यू स्टेट एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो स्टेट ऑलरेडी मेंशन है। जैसे कि सिक्किम है, आपने उसको एस्टैब्लिश कर लिया, हमारे अंडर ले लिया। और आप वैसे भी एस्टैब्लिश कर सकते हो स्टेट जो कभी थे ही नहीं स्टेट। सपोज करिए कोई एरिया इंडिया ने एक्वायर कर लिया, एडमिट कर लिया इंडिया में, अब उसको एक नया स्टेट बना दिया। So they established a new state ना, there was no such state पहले। और एक कंडीशन वो है जहां कोई स्टेट पहले से बना हुआ है, आपने सिर्फ उस पूरे के पूरे स्टेट को ही एडमिट कर लिया। सो आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एस्टैब्लिशमेंट से मतलब ये है कि कोई स्टेट जो नहीं था उसको आपने एक नया स्टेट बना दिया, और एडमिशन से मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे स्टेट को ही एडमिट कर लिए हो अपने यूनियन में। नाउ आर्टिकल 2 रिलेट्स
to only those states which are not the part of the Union of India. मतलब आर्टिकल 2 उन स्टेट्स की बात करता है जो इंडिया का पार्ट नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन इंडिया. ऐसा नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ. मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ जो इंडिया का पार्ट नहीं है. उसको आप एडमिट कर सकते हैं या इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो कभी एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ गया दैट विच आर्टिकल gives the power to the parliament to establish or admission new state, तो आप तुरंत बोलेंगे आर्टिकल 2. So article 2 relates to admission or establishment of new states that are not part of Union of India. जो Union of India के पार्ट नहीं थे उसको establish करने की बात की गई है इसमें. Now let's move further. Article 3. मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा. यू विल गेट द आंसर इन आर्टिकल 3 ओनली. सो नाउ व्हाट डज आर्टिकल 3 कन्वर्स. अब ये आर्टिकल 2 जो था वो स्टेट को एडमिट करना है या एस्टैब्लिश करना है. इफ द पार्लियामेंट वांट टू एडमिट और एस्टैब्लिश something which was not a part of union, then it is done under article 2. But article 3 is somewhat different. Article 3 talks about that states can form new states. The parliament can form new states, alter the areas, boundaries or names of existing state. मतलब आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हो गया था और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो नए राज्य बन के आए थे. बिहार का बाइफर्केशन हुआ था, बिहार एंड झारखंड बन के आया. मध्य प्रदेश चंडीगढ़ निकला, छत्तीसगढ़ निकला. सो there has been instances when states were bifurcated. Even Haryana and Punjab and Himachal Pradesh were bifurcated from the state of Pepsu. So states बाहर निकले. तो ये प्रोविजन, ये पावर पार्लियामेंट के पास कहाँ है? इट इज वेरी वेल मेंशन इन आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट दैट दे कैन फॉर्म न्यू स्टेट. बट ये देखिए आर्टिकल 3 उन चीजों के लिए है जो यूनियन का पार्ट है. आर्टिकल 2 उसके लिए था. यही एक ट्रिक है इस पार्ट का, जो मेन ट्रिक है आपको समझने वाला आज के सेशन में, कि आर्टिकल 2 जो था वो उन स्टेट्स की बात करता था जो हमारे यूनियन का पार्ट नहीं है, विच वर अर्लियर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन. अब आप उसको बाहर से एडमिट करना चाहते हो, स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आर्टिकल 2 comes in action. And article 3 comes in action when there is a state which is already in the Union of India. कोई स्टेट पहले से यूनियन ऑफ इंडिया में, तब आप ये काम करते हैं. Now let's talk about parliament power to reorganize the state. इसको हम स्टेट reorganize करने का भी पार्लियामेंट का पावर कह सकते हैं अदर वर्ड्स में. So article 3 gives the power to the parliament that it may by law form new state by separation of a territory from any state or by uniting two or more states or parts of state or uniting any territory to a part of any state. Means कि पार्लियामेंट, ये जो क्लॉज ए है वो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. मैंने इसको मेंशन कर दिया है. पहले ये नहीं था, पहले क्लॉज ए नहीं था, but later in 1966 it was added by 18th constitutional amendment. Now this says that parliament has the power to separate or to form a new state from a particular state. एक स्टेट से आप दो स्टेट बना सकते हो, आप सेपरेशन कर सकते हो स्टेट का, या फिर वाइस वर्सा आप दो स्टेट को मिला करके यूनाइट करके एक स्टेट बना सकते हो. इवन टू और मोर स्टेट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि दो स्टेट के साथ ही, या हो सकता है आप दो स्टेट के कोई पार्ट निकाल के एक नया स्टेट बना दो. तो ये सारे पार्ट्स दिए गए हैं आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को. किसको है? पार्लियामेंट को. गौर करिएगा, पार्लियामेंट वर्ड लिखा है यहाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वर्ड नहीं लिखा है. मतलब अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाइफरकेट करना है, सो इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द आंध्र प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सो रिमेंबर द वर्ड पार्लियामेंट इज यूज्ड ओवर हियर. It has not been mentioned that state legislative assembly. Even if Bihar is going to be bifurcated, it will be the decision of the parliament. So parliament will pass a bill that we want to form a new state, or we want to divide a state into two parts, or we want to unite and make one state out of three small states. तो ऐसी चीजें करके आप पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसी चीजें कर सकता है. By Article 3, Clause 1. Now let's come to Clause B. It can increase the area of any state. So Parliament is very well versed, powerful enough and authorized to increase the area of any state. Similarly, it is also authorized to diminish the area of this any state and alter the boundaries of any state. Suppose Uttar Pradesh and Bihar are neighboring state, and Parliament wants to change the boundary of that particular state. So the Parliament can do that. They are very much authorized to do that.
So they can alter the boundary of any state, even alter the name of any state. Name state का नाम भी change किया जा सकता है. So all these are powers given to the parliament under Article 3 of the Indian Constitution. Every central government has the power to separate states or combine. Prabhat, I can't get your question. Kindly reorganize your question. Yeah, only central government. Prabhat, we have not mentioned central government word. The actual word mentioned is parliament, because parliament में वो bill pass होना चाहिए. There may be some person who are going to vote who are not the part of the central government. ऐसे भी लोग होंगे जो फेवर कर देंगे बिल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है. तो you can't say that central government has the power to reorganize the state. The actual, or in legal sense, you will say that parliament has the power to form new state, reorganize the states. Okay. Now moving further. Now मुझसे पूछा गया है, do states have any voice in this procedure? Yes, Utsav, I am coming to this. State have a voice, but that voice doesn't have any value. अब ना ये सारे चीज करने का पावर तो पार्लियामेंट को दे दिया गया है. बट अगर आप ई देखें, क्लॉज ई, so clause is said that provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of president. Means अगर ऐसा कोई बिल लाना है, if the parliament want to discuss on such a bill in which they are going to reorganize any state, they are going to increase the area of any state or diminish the area of any state. Now you see the state in this particular definition includes union territory. मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यूनियन टेरिटरी में भी क्या ये सारी चीजें एप्लीकेबल होगी. एवरीथिंग. अगर आप नीचे से फोर्थ लाइन पढ़े तो इस आर्टिकल में लिखा है, स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी, but in the proviso, state does not include a union territory. Explanation to the power conferred in the parliament by clause A include the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory or any other state or union territory. Means कि अगर increase the area of any state का power है, तो increase and diminish the area of any union territory का भी power है. अगर यहाँ union territory word नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें state का मतलब सिर्फ ये है that parliament is authorized to only change or reorganize states like Uttar Pradesh and Maharashtra and something like that. They are also very well versed, very authorized to reorganize union territories like Chandigarh or Delhi. So it has been very well mentioned. Further, I was talking कि ऐसा कोई बिल बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के हाउस में नहीं आ सकता. So it must there must be the will of the president to do so. आपको पता है there is a public member bill and there is a private member bill. We will talk about that in later parts of our slide. अब private member bill होता है, कोई भी member bill ला सकता है. Even someone from the opposition can propose a bill. So ऐसा कोई bill जिसमें आप state को reorganize कर रहे हो, you are changing the area or name or something like that. So that must be recommended by the president. First of all, this is primary condition. In order to do this, the president has to recommend this bill to either house of the parliament. Now, secondly, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its view thereon within such a period as may be specified in the reference, or within such period as the president may allow, and the period so specified or allowed has expired. The explanation in the article 1 clause A is states include union territory. So now the other part says, ये तो थोड़ा legal word है, इसको मैं अगर normal English में बात करें, so the first condition was that a bill should be priorly recommended by the president. A bill of this kind must be, I should use the word must be, recommended by the president. And second, अब आपको मैं let's take about example of very recent example of Andhra Pradesh. When Andhra and Telangana was formed, so the bill was referred to the state legislative assembly. Earlier it was only Andhra Pradesh. So आप स्टेट लेजिस्लेचर को रिफर करते हो, आप कहते हो that give us your views, express your views, as Utsav asked me that do state government or state legislative assembly has any part in this. So Utsav, that particular state is asked by the president that yes, please give us view on this, और एक टाइम पीरियड दे देते हैं, सपोज 14 days. इट इज नॉट अ मेंशन कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या होता है, जनरली 14 days होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट, वो कितना भी टाइम दे सकता है. सो अब आंध्रा एंड तेलंगाना फॉर्म करना है, so the president will ask the Andhra Pradesh assembly that what are your views, should we form this, what do you believe, and when a reply comes from the state legislative assembly, let me be very clear, the president and the parliament is not bound by that. मतलब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कहती है सर प्लीज डोंट बाइफरकेट, आप डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, या आप
नाम मत चेंज करिए हमारे स्टेट का. Still, if the parliament wants to change the name, they can very well change the name. So स्टेट लेजिस्लेचर हैज अ से, वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करता है प्रेसिडेंट को, बट प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज इन नो वे बाउंडेड बाय दैट व्यू. सो हम जब यूनिटरी फीचर की बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटी जो है वो ज्यादा यूनिटरी है एज कम्पेयर टू फेडरल. तो ये भी एक यूनिटरी पावर है. आप देख रहे हैं यूनियन को पावर ज्यादा दी गई है एज कम्पेयर टू स्टेट. इवन इफ स्टेट डजंट वांट टू चेंज देयर नेम और डजंट वांट दैट द स्टेट शुड बी बाइफरकेटेड, if the parliament wishes to, they can do very much. So I hope I am clear on this particular fact कि आर्टिकल 3 में क्या पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास और उसके क्या कंडीशन है. मैंने पार्ट्स बताया कि आप स्टेट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, नाम बदल सकते हो, 2 स्टेट मिला सकते हो, 4 स्टेट मिला सकते हो, इवन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सब कर सकते हो सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन. कंडीशन नंबर 1 कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ये बिल आना चाहिए, प्रेसिडेंट शुड रिकमेंड. एंड सेकंड, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के कोई भी मेंबर ऐसा बिल उठ के नहीं ला सकता. इट मस्ट बी रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट. एंड सेकंड, प्रेसिडेंट शुड रिफर, ये भी एक कंडीशन है, प्रेसिडेंट शुड रिफर टू लेजिस्लेटिव असेंबली. लेकिन उनके रिप्लाई पे बाउंड होना एक कंडीशन नहीं है. दे आर नॉट बाउंडेड बाय द रिप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सो व्हाटएवर दे रिप्लाई, it won't affect much. It is just for administrative purpose. मतलब कि अब कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो उनको अच्छे से पता है कि क्या डिस्प्यूट है हमारे स्टेट में. सो दे कैन गिव द रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट कि सर व्हाइल फॉर्मिंग द लॉ काइंडली कंसीडर दीज पॉइंट्स. नो, दीज आर जस्ट सजेशन. इट इज नॉट compulsion on the parliament. So parliament उसको देखती है. अगर parliament को लगता है yes that we can involve these suggestions, so they include it. If they don't want to include those suggestions, they don't include it. So there is no compulsion on the parliament on the suggestion given by the states. I hope I am very clear on article 1, article 2 and article 3. And now article 4 is very small. It is not of much use. I will come on that also. I have talked about the 2 conditions which are required for article 3. Now yes, this is very important point. अगर हम वापस जाएं आर्टिकल 3 पे, आप आर्टिकल 2 में हमें क्या पता चला कि हम नए स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिट कर सकते हैं. बट कहीं ये नहीं लिखा, इट इज बीन नोवेयर मेंशन्ड दैट यूनियन कैन secede its territory to other state. ऐसा कहीं लिखा है क्या आर्टिकल 2 में? ये तो पावर दिए नहीं है. सपोज इंडिया वांट टू गिव as there has been land boundary agreement with Bangladesh. So suppose India want to give one of its territory to Bangladesh. So इसका ऑथराइजेशन, इसका पावर कहां दिया है? वेयर हैज बीन इट मेंशन दैट इंडिया इज एम्पावर्ड टू डू सो? इसका आंसर आर्टिकल 3 में मिलेगा. सो आर्टिकल 3 में लिखा है, क्लॉज सी में जाएं आप, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. सो अ क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड इन द बेरूबेरी यूनियन केस. बेरूबेरी यूनियन केस की हमने बात करी थी कल कि देयर वाज अ प्लेस इन जलपाईगुड़ी and there was territorial dispute between Bangladesh and that particular place because it was surrounded by Bangladesh from all the sides. So people wanted that it should be clear that they are going to be part of Bangladesh or India. But the issue was that majority of the population was Hindu in that particular Berubari. So the people protested against it. People wrote letters to Dr. Rajendra Prasad, but Nehru wanted to do away with that particular area. So Rajendra Prasad referred the particular case to Supreme Court of India and asked that whether parliament is authorized, whether parliament is competent to secede any Indian territory to a foreign territory. क्या इतनी पावर है पार्लियामेंट को कि वो इंडिया की टेरिटरी दूसरे कंट्री को दे सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से बेरूबेरी यूनियन 1960 में. सो रे वर्ड इज यूज्ड. दिस मींस दैट रिफर्ड, as this particular case was referred to Supreme Court by the honorable president of that particular time, Dr. Rajendra Prasad. So that is why it is called Ray Berubari Union 1960. So in that particular case, the Supreme Court talked that is the union or the parliament has a power to secede any Indian territory. The court said that Article 3 does not cover this power. There is no, because Article 3 covers about those areas which are in the state only, in the union only. मैंने वो बात करी, यूनियन के अंदर चेंजेस लाने हैं उसके लिए आर्टिकल 3 है. और आर्टिकल 3 है यूनियन के बाहर भी कोई चेंज लाना है उसके लिए आर्टिकल 2 इसलिए है. बट आर्टिकल 2 में कहीं सिसीड करने की तो बात है नहीं कि आप गिव अवे कर सकते हैं. सो नीदर इन आर्टिकल 2 इट इज मेंशन्ड दैट इंडियन पार्लियामेंट कैन सिसीड any territory to a foreign territory, and neither in article 3 it is mentioned that Indian parliament can secede any state to a foreign territory. But if the parliament wants to do so, then it can do through the amendment of the Indian constitution under article 368.
अब इसकी रीजनिंग मैं चाहूंगा कोई मुझे रीजन बताए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि आप कर तो सकते हैं, बट वो आप आर्टिकल 2 और 3 में ना करके आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके कर सकते हैं थ्रू द प्रोविजन मेंशन इन आर्टिकल 368। तो कोर्ट ने क्यों कहा होगा? क्या कोई मेरे को आंसर कर सकता है चैट पे? बहुत अच्छा आंसर है, रीजनिंग लगाइए। Berubari is in West Bengal now. Somebody asked me. It's in West Bengal. Sorry, Bangladesh. Earlier it was Pakistan. So it has been given to. There has been land boundary agreement, 100th constitutional amendment also. That is also related to some of that area. So क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं क्या? आई विल, मैं माइक ऑन करूंगा, कोई भी आप यू कैन रेज योर हैंड एंड आई वांट टू नो दैट क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के को रीजनिंग ऐसी लगी दैट हम आप सारी जो भी, अब जब भी कोई नया स्टेट आपको ऐड करना है तो आप सिंपल मेजोरिटी से ऐड कर सकते हो, बट अगर आपको सिसीड करना है तो वो आर्टिकल 2 और 3 में नहीं आएगा, वो 368 में जाके आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। आई विश कि कोई अपना रेज हैंड करे और मुझे इसका आंसर दे, कोशिश करे, सही गलत तो कोई बात नहीं, सही मैं कर दूंगा, बट आप कोशिश करिए कि क्या ऐसा रीजन रहा होगा कि ओके अजहर वांट टू स्पीक। वेरी गुड अजहर। यस अजहर प्लीज, आई हैव अनम्यूटेड यू। Good afternoon, sir. Am I audible, sir? Yes, sir, clear. सर मतलब किसी को एड करने के लिए सिंपल मेजोरिटी रखी है, बाकी अपनी टेरिटरी को देना चाहते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट की बात इसलिए करी गई है कि क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है जो भी गवर्नमेंट पावर में है वो अपनी मेजोरिटी का मिसयूज कर सकती है, तो इसलिए ही मतलब वहां पर दूसरी अमेंडमेंट की बात करी गई है ताकि इंडिया का कोई पार्ट देना हो तो सर मतलब इसलिए मेजोरिटी जरूरी है, मतलब वो चाहे स्पेशल मेजोरिटी हो या स्टेट का रेटिफिकेशन हो, जो भी चीज हो, क्योंकि कभी कभी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी इंडिया का पार्ट दे दे तो जो आगे जाके सही नहीं होगा, इस वजह से अमेंडमेंट की बात बेशक अगर आप बहुत सही दिशा में सोच रहे हैं, आपकी रीजनिंग बिल्कुल सही है, थैंक यू अजहर। सो आई वांटेड टू से कि जनरली सिंपल मेजोरिटी रखी, क्योंकि अगर इंडियन यूनियन में नया स्टेट ऐड हो जाता है तो इट विल नॉट बी एन हेडेक फॉर इंडिया, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं होगी। बट अगर इंडियन यूनियन से कोई स्टेट बाहर चला जाता है, सिसीड कर जाता है, बट दैट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी एक रीजनिंग देते हुए, रीजनिंग दी नहीं बट एक जो जो इन्होंने हेल्ड किया उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है कि अगर आपको डिमिनिश करना है एरिया, अगर आपको किसी फॉरेन स्टेट को देना है तो वो चीज आप अमेंडमेंट के थ्रू करेंगे। और मैंने आपको बताया अमेंडमेंट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सिंपल मेजोरिटी। अब अमेंडमेंट लाना है तो हो सकता है उसमें आपको बहुत सारी पार्टीज का मत चाहिए, यू मस्ट हैव टू बी इन कंसोनेंस विद द आइडियाज ऑफ अदर पार्टीज ऑल्सो। जब 2-3 पार्टीज आपको नेशनल लेवल की पार्टी सपोर्ट करेगी उसके बाद ही आप इसको कर सकते हो। सो इट वुड नॉट बी पॉसिबल बाय द विल ऑफ वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अवे any Indian territory to a foreign state. So that is why the Supreme Court said that Article 3 does not cover this power. But if Indian territory is required to be seceded to a foreign state, then it can be done through a constitutional amendment under Article 368. तो मेरे को लगता है कि मैं क्लियर होऊंगा इस बात पे, बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन एक चीज थी रीजनिंग है। देखिए आपको कोर्ट के बहुत कोर्ट का काम बहुत डेलिकेट है, कोर्ट को हमेशा इस बात का गौर करना पड़ता है कि वी डोंट गिव एनी चांस टू द पार्लियामेंट टू मिसयूज इट्स पावर। हमें कोई भी स्कोप नहीं देना चाहिए पार्लियामेंट को कि वो मिसयूज कर सके, वो एक्सप्लॉइट कर सके अपने पावर को। दैट इज व्हाई दे हैव बीन वेरी वेल। रितिका हाथ उठा रही है, शायद गलती से उठ गया है, कोई बात नहीं। फर्दर नाउ as I told you that Article 2 relates to parts of union which are to those states which are not part of union। बाहर की स्टेट एडमिट करना है, स्टैब्लिश करना है तो आर्टिकल 2 यूज करेंगे। जब इंडियन स्टेट में कोई नया स्टेट स्टैब्लिश करना है, जैसे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से स्टैब्लिश किया गया, तो इट इज अंडर आर्टिकल 3, द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड अंडर आर्टिकल 3। तो आपको समझ में, इफ यू आर क्लियर प्लीज चैट में, अगर आपको समझ में आ गया है आर्टिकल 1, 2, 3 प्लीज चैट में यस लिखिए सो दैट आई कैन मूव फर्दर कि आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के प्रोविजन समझ में आ गए। थैंक यू, थैंक यू प्रभात। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आर्टिकल 4, सो आर्टिकल 4 इज नॉट बहुत रेलिवेंट नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स, कुछ रेलिवेंट है कुछ कम रेलिवेंट है, तो कम रेलिवेंट को डिस्कस करके मैं हमारा वाइटल टाइम नहीं खराब करना चाहता। सो आर्टिकल 4 में क्लॉज 1 कहता है कि आपको फर्स्ट, अगर आपको ऐसा कुछ लाना, आर्टिकल 2 और 3 में काम करते हैं तो आपको फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट या चेंज लाना पड़ेगा। ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। चेंज लाना मतलब फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, फर्स्ट शेड्यूल में नेम और टेरिटरी था, यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। तो जब आप किसी स्टेट का नाम बदलेंगे, जब आप किसी स्टेट का एरिया चेंज करेंगे, सो इट इज वेरी मस्ट दैट यू हैव टू चेंज द फर्स्ट शेड्यूल आल्सो ना।
in which the names and the territory of every state and union territory is mentioned. So ये एक implication बता रहा है कि आप 2 और 3 में कुछ चेंज करते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल में भी आपको चेंज करना पड़ता है. कॉन्सिक्वेंटल है तो होगा ही चेंज, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है स्टेट्स के नाम, स्टेट्स की टेरिटरी. सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द clause 2 of article 4, which says that no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368. मतलब ये जो चीज हमने पहले बात करी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जब यूनियन नए स्टेट एडमिट करता है, इस्टेब्लिश करता है, या फिर नए स्टेट को इस कंट्री के अंदर ही फॉर्म करता है या नाम चेंज करता है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है. इट वुड नॉट कम अंडर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368. तो ये सारी काम पार्लियामेंट बहुत इजीली कर सकता है. बट अगर आपको सिसीड करना है, इफ यू वांट टू गिव अवे एनी टेरिटरी, इन दैट केस इट विल कम अंडर द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट. तो यही 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट से. लोगों को कंफ्यूज करने, लोगों को लगता है कि इफ इंडिया वांट टू टेक एनी फॉरेन टेरिटरी इन इंडिया देन दे मस्ट गो विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बट द फैक्ट इज कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है. फिर जब लोगों को ये पता चलता है तो लोग सोचते हैं शायद गिव अवे करने में भी सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता होगा, बट नहीं. When you are giving away your territory, at that time it comes under constitutional amendment under article 368. So these are slight confusions. That is why you have to revise things in order to keep this in mind. मैं होप कर रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं इतना सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं इसको कर सकता हूँ. एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको सिखा रहा हूँ. So today we are done with part 1 of the Constitution of India, which has 4 articles, article 1, 2, 3, 4, और हमने चारों की बात कर ली है. तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंज होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ट्रीट नहीं करेंगे. इट कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी. इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 4. आर्टिकल 4 क्लॉज 2 में लिख दिया गया है इस बात को कि 2 और 3 में कुछ हुआ तो दैट विल बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी, नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. नाउ एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर ये है दैट देयर आर करंटली 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे है कि पहले 7 यूनियन टेरिटरीज था, आपको पता हो अगर. फिर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया. एंड इवन दमन एंड दीव एंड दादर नगर एंड हवेली 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था 26 जनवरी को. दमन एंड दीव एंड दादर नगर एंड हवेली आर मर्ज एंड नाउ they are no more 2 different union territory, but they are single union territory known as Daman and Diu and Dadar Nagar and Haveli. So this was the update. जो लोग पेपर, a very humble request, एक सजेशन, अगर आप चाहें तो मानिए पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए. अब अभी फिलहाल आप डिजिटल पढ़ सकते हैं. कोचिंग है वाजीराम एंड रवि, वो अपने वेबसाइट पे इंडियन एक्सप्रेस रोज देता है उसका पीडीएफ इंडियन एक्सप्रेस का. यू कैन एक्सेस दैट थ्रू दैट वेबसाइट, बिकॉज if you will go through Indian Express website, they will ask for subscription. But if you want to access that free of cost, then you can do that with Vajiram and Ravi website. So do read newspapers, preferably Indian Express. लोग हिंदू प्रेफर करने को कहते हैं, मेरे से आप पूछेंगे so I will say that Indian Express, क्योंकि हिंदू आजकल ज्यादा ही बायस्ड हो गया है, एंटी गवर्नमेंट हो गया है हिंदू, ड्यू टू राफेल सीन एंड ऑल दिस. अगर आपको पता हो, राफेल में तो हिंदू के खिलाफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट आई थी. सो एज एन एस्पिरेंट देयर शुड बी अ बैलेंस. आपको हर चीज की फ्लॉज भी पता होनी चाहिए और उसकी प्लस पॉइंट भी पता होनी चाहिए. अगर आप सिर्फ फ्लॉज देखोगे या सिर्फ प्लस पॉइंट देखोगे, दोनों ही साइड जाओगे तो नुकसान है. आप कोई भी चीज देखो तो उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों देखो. एक बैलेंस थिंकिंग रखोगे तो आप दूर तक जाओगे. सो ट्राई टू रीड इंडियन एक्सप्रेस, ट्राई टू रीड एडिटोरियल्स इन इंडियन एक्सप्रेस. इट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू. अभी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो, इवन देयर आर समवन हु आर पास आउट, वो तो पढ़ते ही होंगे, बट आप लोग अभी से शुरू कर दो, एक अच्छी हैबिट है. फर्दर इस पे मैं बात नहीं करूंगा कि कैसे कैसे हुआ. बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, उसको हमने मर्ज कर लिया. 3 प्रिंसली स्टेट की मैं बहुत जल्दी बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, हमारे सेशंस बहुत लंबे चल रहे हैं, बट क्योंकि हमें जल्दी कोर्स भी खत्म करना है. सो हैदराबाद की बात करते हैं. हैदराबाद में एक ऑपरेशन कराया गया, पुलिस ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन पोलो, इन सितंबर 1948. दिस ऑपरेशन वाज नेम्ड ऑपरेशन पोलो. पुलिस एक्शन था ये. So क्या हुआ? This was Nizam who was ruling in Hyderabad. So what happened that he wanted Hyderabad as an independent state. जब उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हो या इंडिया में रहना चाहते हो, so he said I want to be an independent state. The problem with Hyderabad was कि जो Nizam was a good supporter of Jinnah. Nizam and Jinnah has very good
coordination and relation between them. So it was a matter of concern for Indian government कि अगर हमने बीच में इंडिया के बीच में एक हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया और जो जिसके रिलेशंस पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं, so it will lead to many concern for India. बहुत दिक्कत की बात है. सरदार पटेल ने इवन ये कह दिया that an independent Hyderabad was equivalent to having cancer in the belly of India. तो ये यहाँ तक टर्म कर दिया सरदार पटेल ने. ये देखिए, एंड हैदराबाद वाज नॉट जस्ट अ सिटी. जो अभी हैदराबाद सिटी है वो नहीं था. हैदराबाद वाज अ वेरी बिग स्टेट. यू कैन सी आई हैव ऑन द इंडियन मैप कि कितना बड़ा टेरिटरी हैदराबाद में आता था. सो इट वाज very big concern for Indian government कि Hyderabad does not want to be a part of India, and having an independent state in between India, and that too which is a supporter of Pakistan, is going to be very serious. It may have serious consequences. So that is why Indian government was concerned. So what happened on 6th November? The Razakar was the army of Nizam. आपने अगर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो तो उस उस्मान अली खान थे. ही वाज द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद. उनके नाम पे ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंडिया में है. उस्मानिया यूनिवर्सिटी इज नेम ऑन द निजाम ऑफ हैदराबाद, सर उस्मान अली निजाम. आई रिमेंबर आई वाज हैविंग अ क्विज एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद, बट मुझको उस टाइम नहीं पता था. सो दैट इज अ बट नाउ आई नो, सो दैट आई हैव शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ यू आल्सो कि कभी आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी पढ़ें तो आपको समझ में आए ये यूनिवर्सिटी किसके नाम पे है. दैट गाय इज सर उस्मान अली खान who was the Nizam. It was a very rich guy. मतलब एशिया में बहुत richest लोगों में आता है हैदराबाद का निजाम. I remember a small story about BHU के formation के लिए मदन मोहन मालवीय गए थे निजाम के पास. That sir donate us some money. I am founding Banaras Hindu University. So Nizam said that I will donate lot of money, as much you want, but there is one condition. Instead of naming it Banaras Hindu University, name it Banaras Muslim University. So पंडित मदन मोहन मालवीय disagreed to this fact. So बेइज्जती करने के लिए what happened that Nizam threw his shoes on Mr. Madan Mohan Malviya and said that I can only give this much as you say as a charity. Only this much can be given to you for the formation of BHU. उन्होंने कहा BHU के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही दान दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ. So and the interesting fact is कि उस जूती को ले आ करके, उस शूज को ला करके, क्योंकि वो उनका था, निजाम का शू था, एक अच्छा कॉस्टली शूज था, बहुत सारे हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था, तो उन्होंने ला के उसको एक ऑक्शन कर दिया और उससे भी अमाउंट जनरेट कर लिया पंडित मदन मोहन मालवीय ने, और उस अमाउंट का यूज किया गया. उसका भी छोटा सा ही अमाउंट रहा होगा, बट उसका भी यूज किया गया इन द फॉर्मेशन ऑफ BHU. सो ही वाज सच अ रिच गाय कि उसके शूज से भी लोग ऑक्शन कर देते थे. तो मिस्टर उस्मान अली खान वाज द प्राइम मिनिस्टर. सो क्या हुआ कि 6 सितंबर को जो राजकर थी, जो आर्मी थी, अच्छा यहाँ पे हैदराबाद में ये भी बहुत बार बार सुनने को आता था कि हिंदूज वर exploited, and not just Hindu, anyone who was non-Muslim were exploited in the Hyderabad. So these reports were coming up. उसमें सच कितना है, गलत कितना है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि there is another angle. Some of the critics says कि it was a well-planned action of Indian government, as India wanted to establish or take Hyderabad in India. That is why they created panic among the public of Hyderabad. तो एक एंगल ये भी है. I am no one to judge. मैं कोई एक पर्टिकुलर एंगल में कभी देता ही नहीं हूँ. आई ट्राई टू मेक बैलेंस. तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, और बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं जिसमें ये आता है कि हिंदू वुमेन्स के साथ रेप किया जाता था, या फिर नॉन मुस्लिम्स के साथ इवन उनसे टैक्सेस ज्यादा लिए जाते थे. बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं. सो पब्लिक में अनसेटिस्फैक्शन था. इवन वहां पे तो जो रजाकार थी वो आर्मी थी उनकी, हैदराबाद के निजाम की. सो व्हाट हैपेंड कि चिल्लाकल्लू विलेज है, वहां पे बॉर्डर है हैदराबाद एंड इंडियन गवर्नमेंट का. So there was this Abhay Singh who was squadron leader of the Pune Horse. It was a squadron. So क्या हुआ, फायरिंग हो गई, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हो जाती है सीज फायर टाइप. तो फायरिंग हो गई वहां पे. इस फायरिंग के जवाब में मिस्टर अभय सिंह लेड अ कंपनी, और वो पूरा हैदराबाद के अंदर घुस गए उस कंपनी को लेते हुए, और इतने अंदर तक चले गए, और तुरंत 6 सितंबर को ये चीज हुई. दे रिप्लाई टू दैट, रजाकर की फायरिंग का रिप्लाई किया इंडियन आर्मी ने. और उसके बाद यह हुआ कि 16 अप्रैल को इंडिया ने फुल फ्लेज ऑपरेशन पोलो शुरू कर दिया. पुलिस अटैक कर दिया 2-3 साइड से हैदराबाद पे. हैदराबाद को सरेंडर करना पड़ गया. मीर उस्मान अली हार गए. मीर लियाक अली ने रिजाइन दे दिया, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे. उस्मान अली के गवर्नेंस में निजाम के पूरी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, और हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ
India. So this was what happened in Hyderabad. No, so it was a police action. It is clear, there is no doubt in this कि ये पुलिस एक्शन था या नहीं. तो ये पुलिस एक्शन किया गया था, उससे सरेंडर करवा दिया गया था निजाम मीर उस्मान अली खान से. Now जूनागढ़ is a place in Gujarat. जूनागढ़ के साथ प्रॉब्लम ये थी. Now in Hyderabad majority of the population was Muslim, but in Junagadh majority of the population was Hindu. So what happened? But the ruler of Junagadh was a Muslim, Nawab Sir Mahabad Khan. When all these things and independent thing were happening, तो सब बैठे हुए थे, सर यूरोप गए हुए थे. So he was having his holiday. So his Diwan Sir Shah Nawaz Bhutto ran the affairs of the state. So they promised Muhammad Ali Jinnah that we will be merging in Pakistan. जूनागढ़ ने कह दिया हम पाकिस्तान में मिलेंगे, जबकि वहां तो हिंदू पॉपुलेशन थी. ओनली 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन वाज मुस्लिम. तो बहुत इशू हुआ कि जब द वेरी बेसिक प्रेमाइस ऑफ डिवीजन वाज दैट पाकिस्तान वांट अ मुस्लिम कंट्री. सो व्हाई डू दे वांट टू इनवाइट अ हिंदू डोमिनेट एरिया इन पाकिस्तान. तो ये सुन के फिर कुछ इश्यूज हुई. इंडिया ने उसको जूनागढ़ के पूरे एरिया को सप्लाई काट दिया. कोई चीज ना अंदर आ रही थी ना बाहर जा रही थी. एंड और अब कोई फूड चेन बंद हो गया, सब कुछ काट दिया गया. और पाकिस्तान कैन नॉट एनीवे कम टू जूनागढ़. उनको सी रूट से आना पड़ेगा अगर आप मैप देखो तो. सो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू जूनागढ़ टू सर्वाइव. उसके बाद क्या हुआ, सर महाबाद खान जी जो थे वो समझ गए कि इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू रूल इन इंडिया. जूनागढ़ में रूल करना बहुत मुश्किल है, तो वो भाग गए. ही वेंट टू पाकिस्तान. उन्होंने वहां पे पॉलिटिक्स शुरू कर दिया, वहां पे पॉलिटिशियन बन गए. मतलब कहते हैं कि वो इतनी जल्दबाजी में भागे कि ही फॉरगेट टू टेक वन ऑफ हिज वाइफ बेगम एंड वन ऑफ हिज चाइल्ड. मतलब उसके स्केप में उनके एक बच्चे और एक बीवी वहीं रह गए. सो ये चीजें भी हुई. तो महाबाद खान जी चले गए. अब वहां पे कोई स्टेट तो था नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं था, गवर्नमेंट लेस स्टेट हो गया. इंडिया ने अटैक तो नहीं किया था उनके ऊपर, बट कुछ तो करना था क्योंकि वहां पे कोई स्टेट ही नहीं था, कोई गवर्नमेंट ही नहीं था. तो इंडियन आर्मी ने क्या किया, उसके बाद वहां पे एक गवर्नर सेटअप किया गया. गवर्नर ने रेफरेंडम किया, पब्लिक को रिफर किया गया मैटर. वोटिंग करी गई कि आप इंडिया में रहना चाहते हो, पाकिस्तान जाना चाहते हो. बट इट वाज वेरी ऑब्वियस ड्यू टू द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ ह्यूज हिंदू पॉपुलेशन, more than 91% people chose to be a part of India, and that is how Junagadh became a part of India. Now the Kashmir issue. कश्मीर के साथ क्या हुआ, कश्मीर के जो रूलर थे वो हरि सिंह थे. कश्मीर में बुद्धिस्ट लोग भी बहुत रहते हैं. मैं आपको बताऊं, कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम ज्यादा नहीं रहते, बुद्धिस्ट भी बहुत रहते हैं. तो क्या हुआ, प्लीज मेंशन द नेम ऑफ वेबसाइट ऑन चैट. साक्षी किस वेबसाइट की बात कर रही हैं आप, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. तबिश इज आस्किंग मी टू रिपीट आर्टिकल 4. तबिश, आर्टिकल 4 जस्ट मीन्स कि जो भी चेंजेस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आएंगे, दैट विल बी डन by simple majority. It will not come under the purview of article 368. Now I was talking about Kashmir. कश्मीर के रूलर थे हरि सिंह, वो हिंदू थे. वहां पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, बट वहां पे बुद्धिस्ट लोग भी बहुत थे, हिंदूज भी थे. तो बट इस ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन के कारण पाकिस्तान हैड द मिसकंसेप्शन दैट कश्मीर बिलोंग टू पाकिस्तान ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ मुस्लिम प्रेजेंट इन कश्मीर. बट हरि सिंह ऑफर्ड अ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट. थ्रू दिस एग्रीमेंट हरि सिंह वांटेड कि दोनों ही पाकिस्तान और इंडिया के कंट्री के लोग, आई एम प्रेजेंटिंग दोज फैक्ट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल स्कॉलर्स. मैं सिर्फ वो फैक्ट्स दे रहा हूँ जो सारे स्कॉलर्स जिस पे मानते हैं. बहुत सारे इसमें वर्जन है, जो इंडियन वर्जन है, पाकिस्तानी वर्जन है, मैं वो वर्जन इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ. ऑल दिस फैक्ट्स आर वेल एक्सेप्टेड. इसमें कोई आपको वो कंफ्यूजन नहीं है कि ऐसी चीजें हुई थी. हरि सिंह वेंट ऑन अ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसमें पाकिस्तान साइन किया, इंडिया डिडंट साइन दैट स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, which means that people from both the country and goods from both the country can move freely. So Pakistan ने साइन तो कर दिया था, इंडिया ने नहीं किया था. But Pakistan was very impatient because he thought that it is our territory. Kashmir belongs to Pakistan. This was the very particular thinking of Pakistan, but it was a misconception just because there was a lot of Muslim living in Pakistan. But there were areas like West Bengal, Assam, Uttar Pradesh, where huge number of Muslim also reside. But Pakistan should not think that it belonged to them. So this was a misconception in Pakistan. So Pakistan started to intrude in Kashmir. They started using their army. They intruded in Kashmir. After knowing this, Hari Singh became frightened. He came to India for military assistance. He said that please help us. Pakistan is invading in, and Pakistan पूरे वैली में, मेन वैली में इंटर कर गई थी पाकिस्तान आर्मी. सो एट दैट टाइम आपको बताया था मैंने, नहीं आपको नहीं बताया था, मैंने किसी और सेक्शन में बताया था, लॉर्ड माउंटबेटन एंड
पंडित नेहरू हैज वेरी क्लोज रिलेशन. एक पिक्चर बहुत वायरल होती है इंटरनेट पे इन विच नेहरू इज स्टैंडिंग विद अ वुमेन एंड ही इज स्माइलिंग, और बहुत मीम बनता है कि नेहरू वाज अ काइंड ऑफ वुमनाइजर और समथिंग. बट लेट मी मेक इट क्लियर दैट वुमेन इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, वाइफ ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन. और इसी कारण लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे. बहुत जब डिवीजन हुआ तो इंडिया को बहुत कुछ दिया गया रिवर्स के मामले में, हर चीज के मामले में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ गुड रिलेशन बिटवीन नेहरू एंड लॉर्ड माउंटबेटन. तो लॉर्ड माउंटबेटन का सलाह था ये, उन्होंने सजेस्ट किया कि हरि सिंह अगर चाहते हैं दैट देयर शुड बी मिलिट्री असिस्टेंस इन इंडिया, देन ही मस्ट साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में कोई दूसरे कंट्री की ट्रूप आपके स्टेट पे नहीं आ सकती. कोई आप चाहते हो दूसरे कंट्री की आर्मी आपके एरिया में घुस जाए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अनलेस अंटिल यू साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. सो दिस वाज द आइडिया गिवन बाय लॉर्ड माउंटबेटन. तो महाराजा सिंह signed that instrument of accession, and on 27th October 100 planes airlifted with men and weapons to Srinagar, which led Pakistan army to fled from main valley. But पाकिस्तान आर्मी गिलगिट बाल्टिस्तान जो पीओके आज की डेट में ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से नहीं हटी. इंडियन आर्मी ने उनको मेन वैली से तो खाली करवा दिया गया, बट कुछ दूर पे जाके वो रुक गई. और वो उस टाइम से आज तक पीओके उसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट फ्रॉम दैट वेरी टाइम दे हैड ऑक्यूपाइड दैट पार्ट ऑफ कश्मीर. अभी तक पाकिस्तान आर्मी वहां पे है. तो दिस वाज ऑल द स्टोरी ऑफ कश्मीर. नाउ अब क्योंकि सेशन लंबा ना चले, 1950 में क्या हुआ. 1950 में टेरिटरीज बनी गई. तो आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1950 में स्टेट और यूनियन टेरिटरी नहीं था. 1950 में स्टेट को 4 पार्ट में रखा गया था. पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट एंड पार्ट डी स्टेट. 4 टाइप के स्टेट्स बांटे गए थे. आज की डेट में दे आर 2 टाइप्स, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, वी नो. But in 1950, the situation was something else. It was named as Part A, Part B, Part C, Part D. Part A में क्या था, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस इज नाउ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत. मैंने किसी बुक की तस्वीर खींच के अपलोड की है, इसलिए इस पे वो क्लिक लगा हुआ है, बिकॉज आई डिडंट गॉट दिस पिक्चर ऑन इंटरनेट, सो आई हैव टू डू दिस. आई एम सॉरी फॉर दिस. सो पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत इज नाउ मध्य प्रदेश, मैसूर, कर्नाटका, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब. दिस इज पेप्सू. पंजाब वाज अर्लियर नोन एज पेप्सू. अगर आईपीसी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो स्टेट ऑफ पेप्सू का बहुत केस आता है. सो दैट इज नाउ पंजाब. सौराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे ऐसे. इवन अजमेर वाज अ स्टेट, भोपाल वाज अ स्टेट. दीज वर स्टेट्स in 1950. But later on what happened? Now part A state were those states which came under British India. Part B were those states which were princely states. हैदराबाद आप देख सकते हैं, कश्मीर देख सकते हैं, मध्य भारत, मैसूर. These are princely state, but they had a state legislature also. वैसे स्टेट जहाँ एक प्रिंस तो था, लेकिन प्रिंस के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी. मतलब ऐसे लोग भी थे जो वोटिंग करते थे. पार्ट सी में वो था जिसमें ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट थे, वहां पे वो लेजिस्लेचर का सीन नहीं था. जैसे अजमेर, भोपाल, इन सब. भोपाल का किंग कौन था आपको पता है? पटौदी वाज द किंग ऑफ भोपाल, फादर ऑफ सैफ अली खान, नवाब पटौदी. He was the youngest Indian captain of Indian cricket team. So Part C and Part D has only Andaman and Nicobar. So there were total of 29 states in 1950. When Indian Constitution commenced, when Indian Constitution was enforced, there was 29 states, and they were in 4 divisions. और एक D state था अंडमान निकोबार, C, B, A, और इनका किस बेसिस पे डिवीजन था ये भी मैंने स्लाइड में लिख दिया है. Now let's come. 1948 में क्या हुआ? अब सब कुछ अच्छा नहीं होता, हर सड़क खूबसूरत नहीं होती. तो क्या हुआ है, साउथ इंडिया में स्टेट रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड्स उठने लगी. फ्रॉम साउदर्न इंडिया द डिमांड स्टार्टेड दैट वी वांट स्टेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट को डिवाइड करिए, क्योंकि बड़े बड़े स्टेट्स थे, तमिल और तेलुगु एक ही स्टेट में लोग बोल रहे थे. सो पीपल वर अनसेटिस्फाइड ओवर दिस कंसर्न. दे वर कंसर्न दैट वी वांट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बांट दीजिए. कोई मलयालम बोल रहा है तो उसकी अपनी लैंग्वेज हो, कोई मराठी बोल रहा है तो अपनी लैंग्वेज हो. तो इस तरीके के डिमांड्स उठने लग गए. सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एन कमिटी. ये 3 कमीशन की मैं बात करूंगा, कुछ भी भूल जाइएगा रिऑर्गनाइजेशन में, बट इन 3 कमीशन का नाम मत भूलिएगा, और क्रोनोलॉजी में कमीशन का नाम याद रखिएगा, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है. सो लिंग्विस्ट प्रोविंशियल कमीशन कहते हैं इसको. एसके धर कमीशन इज आल्सो नोन एज लिंग्विस्ट प्रोविंशियल कमीशन इन 1948. और इनसे पूछा गया, डिमांड ये थी कि क्या हम स्टेट्स को इस बेसिस पे बांट सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट. बट क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल.
एसके धर ने कहा ऐसा करना गलत होगा, आप स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे डिवाइड करिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वीनियंस जैसे हो वैसे डिवाइड करिए, रेदर देन लैंग्वेज फैक्टर, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। पब्लिक कहाँ मानने को तैयार थी, पब्लिक ने कहा नहीं नहीं नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट दिस कमीशन, क्योंकि पीपल वर एडमेंट दैट वी वांट समथिंग, वी वांट, मेजर इशू था आंध्र प्रदेश का, दे वांटेड तेलुगु स्पीकिंग एरियाज अवे, जैसे कि मद्रास चाहते थे कि मद्रास बन जाए और आंध्र बन जाए, अलग हो जाए, दे चाहते थे। तो इसकी बात होने लग गई, आंध्र में बहुत तेजी से डिमांड उठ रहा था इस बात को लेकर। तो कांग्रेस ने सोचा कि एक बड़ी कमेटी बनाते हैं, कुछ रेप्यूटेड लोगों की कमेटी बनाते हैं, तो ये डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। सो दे फॉर्म द कमेटी ऑफ जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा भाई सीतारामैया, इनकी कमेटी बनाई गई जिसको जेवीपी कमेटी कहते हैं 1949 में। एसके दरवाज कमेटी वाज इन 1948। इट वाज ऑन द सेम इशू कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया जा सकता है, स्टेट को हम रिजॉर्गनाइज करें। इसका कोई चेयरमैन नहीं था क्योंकि तीनों ही बहुत एमिनेंट मेंबर थे। सो इसने भी रिजेक्ट कर दिया ये आइडिया, उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट रिजॉर्गनाइज नहीं कर सकते। बट इसके बीच क्या हुआ, एक ड्रास्टिक चीज हो गई। अक्टूबर 1953 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मजबूर हो गई फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट यानी आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए। उन्होंने मद्रास अलग कर दिया जहां तमिल बोलते हैं, और तेलुगु अलग कर, तेलुगु बोलने वाला आंध्र प्रदेश अलग कर दिया। क्यों अलग किया, दिक्कत ये हुई, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे पोटी श्रीरामलू। अगर आप इनको विकिपीडिया करेंगे तो इनके नाम के नीचे लिख के आता है अमरजीवी, अमय जीवी लिख दिया, बट दैट्स अमरजीवी मींस हु इज नॉट डेड, हु इज इमोरल। पोटी श्रीरामलू इज नोन एज immoral because what happened that he sat on 56-day hunger strike on the demand of creation of Andhra Pradesh on linguistic basis। 56 डेज तक वो हंटर स्ट्राइक पे बैठे रहे और 56th डे उनकी डेथ हो गई। जैसे ही उनकी डेथ हुई आंध्र प्रदेश में रिवोल्ट शुरू हो गया, बहुत रैम्पेंट वायलेंट रिवोल्ट शुरू हो गया, एंड इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, दे कुड नॉट कंट्रोल दिस सिचुएशन। तो तुरंत इंडियन गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ गए एंड दे फॉर्म फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, विच इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया पहला स्टेट कौन सा है। द आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट विच वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और आपको उसका रीजन आज पता चल गया कि एक कांग्रेस के एमिनेंट लीडर थे पोटी श्रीरामलू, who was on hunger strike, and after 56 days he died, which led to huge protest, violent protest in Andhra Pradesh, which led the government of India to form state of Andhra Pradesh। पहले मद्रास हुआ करता था, आंध्र प्रदेश नहीं हुआ था, उससे निकाला था। नाउ अब आंध्र प्रदेश बन गया तो और स्टेट्स भी क्या है, नाउ वी आल्सो वांट आवर डिमांड्स टू बी फुलफिल्ड, वी आल्सो वांट दैट देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन, फाइनल कमीशन बनाई गई, फजल अली कमीशन। फजल अली कौन थे, जो लोग मेरा केस लॉ सेशन लिए हैं उनको पता है। फजल अली गेव डिसेंटिंग ओपिनियन इन ए के गोपालन जजमेंट। He was the very person who first person who talked about the reasonableness, the there should not be arbitrary laws, there should be reasonable laws। फजल अली ने कहा था, ए के गोपालन में ही कह दिया था, बट दैट वाज अ डिसेंटिंग ओपिनियन। बाद में उनके ओपिनियन को मेनका गांधी में भी एक्सप्रेस किया गया था। तो जस्टिस फजल अली के लिए कमीशन बनाई गई जिसके 3 मेंबर कमीशन थे, के एम पनिकर, एच एन कुंजरू एंड जस्टिस फजल अली। ये कमीशन बना दी गई। इस कमीशन को बनाने के बाद क्या किया गया कि इस कमीशन से कहा, सर अब आप बताइए वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी क्या सही है, दैट देयर शुड बी वन लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ वन स्टेट। ही टोटली रिजेक्टेड, इन्होंने भी कहा नहीं। सो नन ऑफ द कमीशन एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ वन लैंग्वेज वन कमीशन, बट इट लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइंस कि स्टेट को आप कैसे फॉर्म कर सकते हो। सबसे पहली जरूरत है दैट देयर शुड बी स्ट्रेंथ ऑन द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि यूनिटी बरकरार रहे कंट्री की एंड सिक्योरिटी को भी थ्रेट ना पहुंचे, इस तरीके से स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लिंग्विस्टिक फैक्टर को भी ध्यान में रख सकते हो, लैंग्वेज के फैक्टर को, बट सोनली वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी इज रिजेक्टेड। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लैंग्वेज की बेसिस पर आप स्टेट फॉर्म कर सकते हो, बट लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ कंसिडरेशन इन फॉर्मिंग एन स्टेट। ऑल्सो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन शुड बी देयर, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल शुड बी थिंकिंग। तो ये सब चीजें करके, इन 4-5 चीजों को ध्यान में रख करके आपको नया स्टेट बनाना चाहिए, फजल अली ने कहा। लेकिन उन्हें कंप्लीटली मना नहीं किया लैंग्वेज का, लेकिन ये थ्योरी मना कर दी, वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी कि स्टेट को सोनली लैंग्वेज के बेसिस पर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन दैट देयर शुड बी स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये सारी बात फजल अली कमीशन में करी गई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन। इसी कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं।
ये जो कमीशन थी वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन थी एस के धर, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, क्योंकि इसके बाद स्टेट बने। इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाए गए, नहीं तो पहले तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट थे। इन्होंने क्या दिया सर, इन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया दैट देयर शुड बी 16 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी, जिसको उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी वर्ड नाम दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के यूज से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट खत्म कर दिया, इनको एबॉलिश कर दिया और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए ऑन नवंबर 1, 1956। इसलिए आप गूगल करेंगे बिहार दिवस तो आएगा नवंबर 1। बहुत सारे स्टेट का फाउंडेशन डे नवंबर 1 होता है, क्योंकि नवंबर 1 को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड by 7th constitutional amendment on the suggestion of Fazal Ali Commission. That is why this is so important कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी फॉर्म किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुए थे? फजल अली कमीशन के। इन्होंने कहा था और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था, जिसको आप स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, और इस कमीशन को स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैं बहुत जल्दी बोल रहा था बट स्टिल आर वी क्लियर ऑन दिस? प्लीज यस करिए चैट में। ओके, थैंक यू। सो आई एम क्लियर ऑन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन। तो इस कमीशन ने ही बताया कि सर स्टेट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी होनी चाहिए, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके लोगों को कंफ्यूज ना करें। बस नॉर्मल आदमी है, प्रूडेंट आदमी है, सब समझने में प्रेशर होता है। नॉर्मली स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दीजिए। सो इट वाज डिवाइडेड फाइनली, और ये बना 14 स्टेट्स थे, आंध्र, आसाम, बिहार, बॉम्बे वाला स्टेट, जम्मू कश्मीर, केरला, मद्रास, मैसूर। अब आपको पता है बॉम्बे अब कोई स्टेट नहीं है। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और यूनियन टेरिटरी में अंडमान, दिल्ली, हिमाचल वाला यूनियन टेरिटरी, मणिपुर वाला यूनियन टेरिटरी, त्रिपुरा वाला यूनियन टेरिटरी। ये लैकेडीव, मिनिकॉय एंड एमिनदीवी आइलैंड जो है, ये लक्षद्वीप का पुराना नाम, जो 4th नंबर पे। तो ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट फॉर्म हुए आफ्टर 1956। आपको मैं बताऊं, गोवा भी यूनियन टेरिटरी बना, हिमाचल प्रदेश एक टाइम पे यूनियन टेरिटरी था, आप देख सकते हैं। आई वॉज गोइंग थ्रू अ मॉक टेस्ट ऑफ यूपीएससी, सो आई सॉ क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं रहा है। उसमें हिमाचल और गोवा इनका ऑप्शन था। मैंने सोचा कि यार गोवा तो कभी नहीं रहा होगा, या फिर हिमाचल तो कभी नहीं रहा होगा यूनियन टेरिटरी, आई टेक दैट। बट बाद में मेरे को पता चला कि हिमाचल वाज आल्सो यूनियन टेरिटरी। जब मैंने इस पे बाद में जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से अध्ययन किया तो समझ में आया दैट हिमाचल प्रदेश वाज वंस अ यूनियन टेरिटरी। तो मैं बहुत सारे वे में हम लोग इग्नोरेंट हैं, बट जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं चाहता हूँ आपको दे दूँ। बहुत फ्रूटफुल रहे आपके लिए ये सेशन। फर्दर ये एक्ट आया और ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कैसे कैसे स्टेट्स को मिलाया घटाया गया, अलग अलग। बॉम्बे से महाराष्ट्र और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र बना दिया गया, गुजराती बोलने वाले को गुजरात बना दिया गया। दादर नगर एंड हवेली पे भी हमने पोर्तुगीज से ले लिया। गोवा, दमन एंड दीव फॉर्म हुआ। पहले गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1962 में। 1987 में गोवा को स्टेटहुड दे दी गई, गोवा स्टेट बन गया। एक्चुअली ये एक प्रोसीजर फॉलो होता है, आप देखें कहीं लिखा नहीं है बट इट इज अ प्रेसिडेंट फॉलो। अगर आप ऑब्जर्व करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले डिस्प्यूटेड एरियाज को यूनियन टेरिटरी बनाती है, फिर स्टेट बनाती है। ये चीज आपके साथ गोवा में हुई, क्योंकि हम गोवा को बाहर से दूसरी कंट्री से लिए थे। और अगर आप देखें तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो हो सकता है नेक्स्ट स्टेप ये हो 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल बाद कि कश्मीर को एक स्टेट बना दिया जाए। क्योंकि अभी पहले वो यूनियन टेरिटरी बनाते हैं फिर स्टेट बनाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर तक यूनियन नीड टू हैव अ सुपरविजन ओवर दैट स्टेट। फिर पुडुचेरी है, पुडुचेरी को कैसे बनाया गया? छोटे छोटे आइलैंड्स को लिया गया, कारिकाल, माहे, येनम के छोटे छोटे आइलैंड थे उनको लेकर के पुडुचेरी बनाया गया। नागालैंड फॉर्म किया गया असम के नागा हिल्स निकाल करके और सुसांग एरिया निकाल करके। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डिस्कशन करेंगे। पहले जो पेप्सू स्टेट था उसको बाइफरकेट करके 3 नए स्टेट बना दिए गए, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ये एक अकाली दल नाम से पार्टी है, जो लोग पंजाब के हैं उनको पता होगा अकाली दल इज अ पार्टी, और तारा सिंह का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। सो मास्टर तारा सिंह डिमांडेड सिख होमलैंड, हमें सिख घर चाहिए, पंजाबी सभा चाहिए, पंजाब के लिए सिखों के लिए एक अलग से राज्य की डिमांड कर दी गई, सिख होमलैंड। सो उस डिमांड को मीट करने के लिए एक कमीशन बनाई, शाह कमीशन। याद रखिएगा इस कमीशन का नाम शाह कमीशन। शाह कमीशन ने कह दिया कि सर जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उसको हरियाणा बना दिया जाए, जो जो पेप्सू में पंजाबी बोलते हैं उनको पंजाब बना दिया जाए, और जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया जाए। तो ये आउट ऑफ लक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में माउंटेन्स है, इट वॉज अ प्लान थिंग। बनाया ही इस तरीके से गया कि माउंटेन का एरिया हिमाचल में दिया गया, पंजाबी स्पीकिंग एरिया को पंजाब बना दिया गया, एंड हिंदी स्पीकिंग को हरियाणा बना दिया गया। फर्दर मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इसका भी ऐसी ऐसी चीजें हुई आगे।
नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी थी, इनको मर्ज कर लिया गया। ये स्लाइड आप पढ़ लीजिएगा। सिक्किम की बात मैं करूंगा क्योंकि सिक्किम इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में एक प्रिंसली स्टेट था, चोग्याल डायनेस्टी थी सिक्किम में। सिक्किम में क्या हुआ, सिक्किम को हमने प्रोटेक्टोरेट बनाया पहले, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्टोरेट बनाया और उसकी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन का जो जिम्मा था वो इंडियन गवर्नमेंट में था। 1974 में सिक्किम ने कहा कि हम और अच्छा एसोसिएशन इंडिया से बनाना चाहते हैं। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, बहुत कान खोल के बहुत गौर से सुनिए, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 से सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। ये वन ऑफ इट काइंड थिंग है क्योंकि इंडिया में एक ही बार ऐसा हुआ है, एक ही स्टेट को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, सिक्किम को। सिक्किम वाज गिवन अ स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट। दिस वाज अ काइंड ऑफ न्यू थिंग। स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं, एसोसिएट स्टेट। और इसके लिए एक आर्टिकल लाया गया, आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल लाया गया। सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। लेकिन ये ज़्यादा चला नहीं। पब्लिक ने कहा सर हमें तो भैया स्टेट बनना है, स्टेट बनना है, हमें पूरा राइट्स इंजॉय करना चाहते हैं जो नॉर्मल इंडियन लोग इंजॉय करते हैं। तो तुरंत उसके बाद क्या हुआ, रिफरेंडम लाया गया। सिक्किम ने वोट कर दिया कि हम चोग्याल डायनेस्टी के अंडर नहीं रहना चाहते, हम स्टेट इंडिया के पार्ट बनना चाहते हैं। और तुरंत 35th अमेंडमेंट से आर्टिकल 2A आया जिससे एसोसिएट स्टेट बना था, और तुरंत 36th अमेंडमेंट से उसको कंप्लीटली स्टेट बना दिया गया और आर्टिकल 2A हटा दिया गया जो सिक्किम को एसोसिएट स्टेट की वैलिडिटी देता था। तो अगर आपसे पूछे कौन सा स्टेट कभी एसोसिएट स्टेट बनाया गया था तो उसका आंसर है सिक्किम। और सिक्किम को फिर अब हमने एक स्टेट, कंप्लीट स्टेट बना लिया है। इन सब की मैं बात नहीं करूंगा, ये सब आपको पता है, ये सब आप देख लीजिएगा। नेम्स चेंज कर दिए गए, मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया, आपको पता है। यूनाइटेड प्रोविंस का उत्तर प्रदेश, मैसूर का कर्नाटका, लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीन देवी का लक्षद्वीप, ये सारी चीज़ें आई, चेंजेस होती रहे। उड़ीसा का उड़ीसा कर दिया गया। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज सेक्शन। मैंने आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के भी प्रोविजन डिस्कस कर लिए, मैंने आपसे हिस्ट्री भी डिस्कस कर ली, मैंने आपसे कश्मीर और हैदराबाद और जूनागढ़ की भी बातें कर ली। तो आज का सेशन बहुत लंबा था, मैं बहुत जल्दी चलाऊँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। और अभी आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और दादर नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज करके यूटी बना दिया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था अब उसकी वैधता खत्म हो चुकी है। देयर इज नो मोर स्टेट कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम माय साइड। कोई डाउट है आप चैट पे लिखिए, आई विल रिप्लाई। If anyone has any doubt, they can ask on chat. Otherwise, I am going to end this session. Whew. No, sir. Okay. Thank you, everyone. Tomorrow, let me tell you what we are going to discuss tomorrow. मैं पहले ही बता दूं, आप लोग टाइम टेबल देखते नहीं हो। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कल सिटीजनशिप की बात करेंगे। सिटीजनशिप कैसे मिलती है, तो और CAA पे भी थोड़ा सा हम जाएंगे। आई डोंट वांट टू टच कंट्रोवर्शियल इश्यूज, बट क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो हम CAA की थोड़ी सी बात करेंगे। बट मेजोरिटी ऑफ द फोकस हमारे पास नॉर्मली सिटीजनशिप इंडिया की कैसे मिलती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिंगल सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है, सिंगल सिटीजनशिप क्या है। तो कल का सेशन वो है जो आपने सुना नहीं होगा। आज तक तो हम डिस्कस करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिला होगा, बट सिटीजनशिप पे ज़्यादा बातें नहीं होती है। तो टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिटीजनशिप विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू एवरीवन। और आई होप आपको वो गूगल फॉर्म, वो मैंने एक MCQ शेयर किया था, आपने उसको लगाया होगा, वो क्वेश्चंस लगाए होंगे MCQ के। मैंने उसमें सिर्फ प्रीएम्बल और सैलिएंट फीचर्स पे ही था, मैंने आंसर दे दिया था। दैट वाज फॉर प्रैक्टिस। मैं वेट कर रहा हूँ ये वीक भी खत्म हो जाए तो मैं एक टेस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत कम ही दो ही टॉपिक थे, 2 टॉपिक में मैं ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं सकता था। सो आई वेटेड फॉर 1 more week एंड आफ्टर दिस वीक आई विल ऐड ऑल दिस थिंग्स कि किस ईयर में मैं पूछ सकता हूँ स्टेट हुड मिली जम्मू गोवा को। पढ़ना शुरू कर दीजिए सर, दिन का इस्तेमाल करिए। आज मैंने बहुत कुछ बताया है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सारी चीजें इस PPT में सब कुछ लिखा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कौन सा स्टेट किसको कब मिला, जब जिस चीज में कंफ्यूजन हो गूगल कर लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। इतना पढ़ लेंगे तो मैं बता रहा हूँ यूनियन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में और हिस्ट्री में कि कैसे कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये चीजें कनेक्ट होती है सर, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप किसी टॉपिक पे बोल रहे हैं और कोई चीज कभी कनेक्ट हो सकती है, तो ट्राई टू कनेक्ट थिंग्स, गो थ्रू दिस। लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं आप, लक्ष्मीकांत में चीजें अच्छे से लिखी हुई हैं, हर जगह चीजें लिखी हुई हैं। ओके बाय, थैंक यू।